मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल हमने दबाव समूह के बारे में पढ़ा और ये जाना कि दबाव समूह क्या होते हैं और कैसे इनका संगठन होता है, कैसे ये इस प्रकार से काम करते हैं। अब ये है कि दबाव समूह का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस आधार पर ये कार्यप्रणाली को चलाते हैं और कैसे कैसे ये अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। दबाव समूह का वर्गीकरण किसी एक का नहीं वरन अनेक आधारों पर किया जाता है। इसी कारण इनका वर्गीकरण एक कठिन कार्य हो गया है। सामान्य रूप से यह वर्गीकरण समूहों के लक्ष्य, उनके संगठन की प्रकृति, उनके अस्तित्व की अवधि और कार्यक्षेत्र आदि के आधार पर किया जाता है। लक्ष्यों की दृष्टि से दबाव समूह स्वार्थी और लोकार्थी दो श्रेणियों में रखे जाते हैं। श्रमिक संघ, व्यापारी संघ, ऐसे जो संघ हैं जो वर्ग विशेष के हितों की साधना करते हैं, उन्हें स्वार्थी समूह की श्रेणी में रखा गया है तथा जो संगठन दूसरों के हितों के लिए काम करते हैं वे लोकार्थी कहलाते हैं, जैसे गौ सेवा संघ, भारतीय सेवक समाज, नारी कल्याण आदि। तो इस प्रकार से इन संगठनों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। संगठन की दृष्टि से समूह के दो भेद और बताए जाते हैं, एक है औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों द्वारा भी दबाव समूह के वर्गीकरण का प्रयत्न किया गया था। दो वर्गीकरण सबसे प्रमुख रूप से उभर कर हमारे सामने आते हैं। पहला है ब्लोड एंड डेल का वर्गीकरण और दूसरा है आमंड का वर्गीकरण। दबाव समूह के वर्गीकरण के बारे में उनके अनुसार प्रमुख रूप से दो प्रकार के दबाव समूह होते हैं, एक सामुदायिक दबाव समूह और द्वितीय होता है संघात्मक दबाव समूह। ब्लोड डेल ने इनमें से प्रत्येक को पुनः दो रूपों में और विभाजित किया है। सामुदायिक समूह के दो रूप हैं, रूढ़िगत और दूसरा है संस्थागत, तथा संघात्मक समूह के भी दो रूप है, एक संरक्षणात्मक और एक उत्थानात्मक। आमंड ने इन समूह को हित समूह के नाम देते हुए इनकी चारित्रिक विशेषताओं को उनके वर्गीकरण का आधार बनाया है। उनके अनुसार समूह के चार प्रकार होते हैं, एक संस्थात्मक, एक असंघात्मक, प्रदर्शनात्मक और संघात्मक। इस प्रकार से इनके चार वर्ग उन्होंने निर्धारित किए हैं। इन विचारकों के अलावा और भी विचारकों के आधार पर इन जो समूहों का वर्गीकरण है मुख्यतः चार भागों में दिखाई देता है। संस्थागत संस्थानात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रूप से ये भाग लेते हैं। ये समूह अपने हितों की अभिव्यक्ति के साथ साथ उन सामाजिक समुदायों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह की अभिव्यक्ति विशेषकृत संघ होते हैं आपस में जो अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे व्यावसायिक संगठन, कृषक संगठन, श्रमिक संगठन आदि। असमुदायात्मक दबाव समूह ये वे होते हैं जो जाति, धर्म, रक्त अथवा अन्य किसी परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक तथा सामान्यतः असंगठित होते हैं। प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह वे समूह होते हैं जो अपनी मांग को लेकर गैर संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन, विरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई का मार्ग अपनाते हैं, जैसे जनसभाएं करना, बैठक, रैली, विरोध दिवस मनाना, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना। इस प्रकार के कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। दबाव समूह द्वारा जो कार्यप्रणाली है या इनके जो तरीके हैं जिनके आधार पर ये कार्य करते हैं, उनमें कुछ हैं जो ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनको काम में लेते हैं, जैसे लॉबिंग। लॉबिंग का जो सामान्य अर्थ है वो है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर उनसे अपने हितों में कानून का निर्माण करवाना। लॉबिंग में व्यवस्थापिका के अधिवेशन के समय किसी विशेष विधेयक को विधि में परिणत करवाने या न करवाने में रुचि ली जाती है और इस उद्देश्य से विधेयकों से व्यक्तिगत संपर्क भी स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल, पत्र, तार, टेलीफोन और प्रदर्शन आदि साधनों को भी अपनाया जाता है। पश्चिमी देशों में विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इसका साधन है वो है प्रचार और प्रसार के साधन। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, जनता में अपने पक्ष को रखने के लिए ये इस कार्य को करते हैं।
आर्थिक हितों के प्रभावशाली संगठन जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, सार्वजनिक संबंधों के विशेषज्ञों की सेवाओं का ये उपयोग करते हैं। आंकड़े प्रकाशित करना। नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करते हैं अपनी बात को पूरा करने के लिए। गोष्ठियाँ आयोजित करना, इनके द्वारा समय समय पर विचार विमर्श, वाद विवाद, सेमिनार, भाषणमालाएं आदि आयोजित की जाती हैं। रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपाय भी इनके द्वारा अपनाए जाते हैं। न्यायालय की शरण भी इनके द्वारा ली जाती है। दबाव समूह न्यायालयों में याचिका प्रस्तुत कर अपने पक्ष में निर्णय करवाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि भारत में सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब इस बात को अपनाया गया था। संसद सदस्यों के मनोनयन में भी ये दबाव समूह रुचि लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद सदस्य दबाव समूह की जेब में होते हैं। चुनाव में संसद सदस्यों को पैसा चाहिए और अनेक बार वह पैसा दबाव समूह उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। दबाव समूह के अपने कुछ निर्धारित तत्व हैं। राज्य व्यवस्थाओं में उनकी प्रभावशाली और भूमिका में जो अंतर पाया जाता है, इन तत्वों के आधार पर दबाव समूह की भूमिका प्रमुख निम्न 4 तत्वों पर निर्भर करती है। शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। इस सर्वसत्तावादी और सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में दबाव समूह गुप्त रूप में कार्य करते हैं। उनकी भूमिका अत्यंत सीमित होती है, सामान्यतः शासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों तक। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में जहां व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, दबाव समूह खुले रूप से अपनी अधिक सक्रियता के साथ काम करते हैं। दबाव समूह की भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि शासन व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है या अन्य प्रकार का है। राज्य, संस्कृति और सामाजिक स्थिति और व्यवस्था को देखकर भी ये अपना कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों की स्थिति कैसी है, इस बात पर भी इनके कार्य करने का तरीका निर्भर करता है। ये द्विदलीय व्यवस्था वाले राज्यों में दबाव समूह का प्रभाव अधिक और बहुदलीय व्यवस्था वाले राज्यों में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। दबाव समूह का जो काल, स्वरूप और कार्य संचालन है, वो भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, चलता रहता है। दबाव समूह के अनेक प्रकार की कमियां, दोष भी पाए जाते हैं। परंपरागत रूप में दबाव समूह को हे दृष्टि से देखा जाता रहा है। उनका मानना है कि यह जो संगठन है वो अप्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था और प्रतिनिधि प्रणाली इस बात की मांग करती है कि जो व्यक्ति, संस्था या समुदाय राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, वे जनता के प्रति उत्तरदायी हों। परंतु दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था में परोक्ष भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों के समान उन्हें चुनाव में दंडित नहीं किया जा सकता है। ये संकीर्णता के प्रतीक हैं तथा सार्वजनिक हितों की इनमें उपेक्षा की जाती है। ये केवल मात्र अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ही कार्य करते हैं। हितों के इस कोलाहल और दुराग्रही वातावरण में सार्वजनिक हित कमजोर पड़ जाते हैं। इनके जो आचरण है वो भ्रष्ट है। VO के अनुसार दबाव शब्द का प्रयोग मस्तिष्क में एक ऐसे शैतान लॉबिस्ट का चित्र अंकित कर देता है जो उचित पथगामी विधायक को सार्वजनिक हित की धारणा से हटाने के लिए अनुचित दबाव डालने का प्रयास कर रहा हो। अंतर्राष्ट्रीयता में भी ये बाधक होते हैं। दबाव समूह के अन्य बहुत सारे काम हैं, उनकी उपयोगिता भी है और उनका महत्व भी है। ऐसा नहीं है कि दबाव समूह केवल मात्र दोषी पाए जाते हैं या उन्हें हे दृष्टि से ही देखा जाता है या ये अनैतिक संगठन ही माने जाते हैं, बल्कि इनका अपना एक महत्व भी है। जनतंत्रीय धारणा में दबाव समूह को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आया। राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह का महत्व और मूल्य समझा जाने लगा और उन्हें राजनीतिक जीवन के लिए अनिवार्य मान लिया गया। यदि किसी राज्य व्यवस्था को समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना न केवल उपयोगी वरन अपरिहार्य भी है। प्रोफेसर S.E. फाइनर इसे अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं। सेलिन और रिचर्ड डी लबर्ट ने इसे अनौपचारिक सरकार दबाव समूह के संज्ञा दी है और दबाव समूह के कार्यों की विवेचना और उनकी उपयोगिता उनके महत्व पर निर्भर करती है। यह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। लोकतंत्र को शिक्षित करके, आंकड़े इकट्ठे करके निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर अपने अभिष्ट की प्राप्ति करना आज जनतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया है।
शासन के लिए सूचनाएं भी इनके द्वारा एकत्रित की जाती हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं और सरकार को अपनी कठिनाइयों से परिचित कराते हैं। शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में भी दबाव समूह कार्य करते हैं। सरकार की निरंकुशता को भी दबाव समूह के द्वारा सीमित किया जाता है तथा समाज और शासन में संतुलन कैसे स्थापित होगा इस बारे में भी ये काम करते हैं। इस समाज और शासन में संतुलन स्थापित हो जाता है। ये संतुलनकर्ता प्रवृत्ति आज समाज को उस स्थिति से बचाती है जिसमें कि व्यक्तिगत समुदाय की सारी शक्ति को हथिया लेते हैं। समुदाय ही सारी शक्ति को हथिया लेते हैं। व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन भी इनके द्वारा उपयुक्त करवाए जाते हैं, अतः इन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र भी कहा जा सकता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के ये पूरक होते हैं। वीओके के शब्दों में इस प्रकार ये दबाव समूह दलीय पद्धति में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के कार्यों को संपन्न करते हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को दूर कर देते हैं। विधानमंडलों के पीछे विधानमंडल का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी होती हैं कि इन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जा सकता है। दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम है। इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राणवायु कहा जाने लगा है। दबाव समूह के दोष बताए जाते हैं, वे सैद्धांतिक ही अधिक हैं। वस्तुतः दबाव समूह की अप्रजातांत्रिक राष्ट्रीय हित में बाधक या सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने वाले संगठन नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः दबाव समूह उस आधार को जन्म देते हैं जिसके बल पर लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता को प्राप्त किया जा सकता है। दबाव समूह के बिना जनता और शासन के बीच संपर्क सूत्रों का अभाव हो जाएगा तथा यह लोकतांत्रिक संस्कृति और राष्ट्रीय हित या एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं।